बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हरिहर काका पाठ में देखा कि किस प्रकार महंत हरिहर काका को अपने ठाकुर बाड़ी में लेकर जाते हैं और उनके भाई उन्हें पुनः जाकर बहलाकर फुसलाकर और माफ़ी मांगकर अपने घर वापस लाते हैं। उसके बाद पाठ में क्या होता है बच्चों, आइए हम देखते हैं। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। जब देखे कि ठाकुर बाड़ी से भाई लोग वापस लेकर आए तो उन्होंने अपनी गलती का माफ़ी मांगा और परिवार में बहुत बदलाव आया। क्या बदलाव आया? घर में छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। घर वापस ना आए और लोग सोचें कि गुस्सा होके चले गए थे तो इनकी खातिरदारी में कोई कमी ना की जाए और उनकी आवभगत करना खातिर शुरू कर दिए। उतनी खातिरदारी कि जितना एक मेहमान के आने पर मेहमान की भी नहीं होती है। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे। जब देखे हरिहर काका की इतना आदर सत्कार, मन उनकी इच्छा के अनुसार भोजन बन रहा है, उनकी मनपसंद चीजें खिलाई जा रही हैं, लोग उनकी आवभगत कर रहे हैं, लोग घर की महिलाएं और उनकी बहुएं सेवा में जुटी हैं, तो हरिहर काका इन सब चीज़ों का श्रेय जो है वो ठाकुर बाड़ी के महंत जी को देते थे। वो सोचते रहे उन्हीं की वजह से, महंत जी के कारण ही ये सारा जो कुछ हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। इसलिए महंत जी के लिए उनके मन में, हरिहर काका के मन में श्रद्धा के भाव बढ़ते जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कुछ कहे बताए गांव के लोग असली तथ्य को स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान, घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कुछ बताए ही लोग जान जाते हैं। वैसे ही हरिहर काका की जो घटना थी वो भी किसी से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन क्या है, लोगों की जुबान से ज्यादा पैनी असरदार क्या होती है, घटनाओं की जुबान। यानी घटना जो हो रही है उसको लोग देखे, उसको देख के ही समझ गए कि क्या बात है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ ही कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। लेखक बताते हैं कि जो हरिहर काका और के बारे में न तो महंत जी ने कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने, लेकिन गांव के लोग जो है इन सब बातों से वाकिफ थे। सब बातें उनको पता थी, सच्चाई से अवगत थे। फिर तो गांव की बैठकों की बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इसमें उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति और अचल भी बनी रहती है। इसके मतलब लोग जो हैं, लोगों की बैठक आपस में सुबह शाम जो मिलते थे बैठ के करते थे, उसमें एक ही प्रसंग रहता था कि हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी गांव, जो इन्हीं की घर की चर्चा, हरिहर काका के घर के बातों का चर्चा होता था। यही चर्चा का विषय लोगों का रहता था कि ठाकुर जी, हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम कुछ नहीं, इससे उनकी कीर्ति बनी रहेगी। कुछ लोग उनके जो ठाकुर बाड़ी के साइड के थे वो लोग कहते थे कि नहीं, जो है परिवार अपना होता है, परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना और उनके साथ अन्याय करना होगा, कुछ जो है रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी।
तो वो कुछ तरह तरह की बातें लोग चर्चा करते। कोई कहता रहा ठाकुर बाड़ी को दे देना चाहिए, कोई कहता नहीं नहीं भाई भाइयों को देना चाहिए, क्योंकि भाई अपना खून होते हैं, तो इसलिए भाइयों के रहते, अपने परिवार के रहते जो है किसी को नहीं देना चाहिए। इस तरह 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 की चर्चाएं जो है गांव के लोगों की आपस में हो रही थी। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मामला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। गांव में ये चर्चा का विषय हो गया था, जितने लोग थे उतनी तरह तरह की बातें कर रहे थे, और लोग सोच रहे थे कि कुछ हो तो हम लोग को देखने और सुनने को मिले, आनंद लेना चाहते थे, इस घटने का प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दे। तब यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुर बाड़ी न कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुर बाड़ी से जुड़े थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुर बाड़ी में भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। तो देखिए, ये हरिहर काका का जो पारिवारिक विषय था, खेत जमीन जायदाद को लेकर अपने भाइयों से जो संबंध बिगड़ रहा था, उसकी चर्चा पूरे गांव में थी। ये ऐसा चर्चा का विषय, ये प्रसंग हो गया था कि लोग आपस में इसकी वजह से दो वर्गों में बंट गए थे। एक वर्ग ऐसा था जो ठाकुर बाड़ी के महान लोगों को जानता था, उनकी तरफ से था, जो जिनकी श्रद्धा आस्था भगवान में विश्वास थी, धार्मिक संस्कारों वाले लोग थे, कि वो चाहते थे कि ठाकुर बाड़ी को ही हरिहर काका अपनी समस्त जमीन जायदाद दें। इससे हमारी ठाकुर बाड़ी सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी इस इलाके की नहीं बल्कि पूरे राज्य की ठाकुर बाड़ी सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी हो सकेगी। और इस वर्ग और दूसरी तरफ वैसे लोग थे कि जो लोग ठाकुर बाड़ी से ना जुड़े होकर के हरिहर काका की तरफ से थे, कि वो लोग कहते रहे कि नहीं, वो लोग प्रगतिशील विचारों वाले थे। वो लोग कहते थे कि नहीं नहीं, अपने भाई परिवार के रहते हुए अपनी ज़मीन जायदाद किसी और को नहीं देना चाहिए। वो लोग चाहते थे कि घर का वातावरण चाहे जैसा भी हो, अपना खून अपना ही होता है, उन्हीं को देना चाहिए। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरतें पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था, लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन उन्हें। यहाँ पे भाइयों में आपस में ये बातें करके वो लोग ये सोचे कि भाई से, अपने हरिहर काका से निवेदन करके किसी तरह उनकी ज़मीन अपने नाम लिखवा लिया जाए, नहीं तो कभी भी किसी क्षण उनका मूड बदल जाएगा और वो ठाकुर बाड़ी को अपनी ज़मीन लिख देंगे। उनके सिवा और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत क्यों न हो। तो भाई लोग उनसे निवेदन करते थे, लेकिन हरिहर काका बोले कि मैं जो है ये निश्चय कर लिया था कि मैं जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद ना तो ठाकुर बाड़ी के महंत को दूंगा, ना तो अपने भाइयों को दूंगा। अपने ज़मीन का स्वामी किसी को बनाना उन्हें उचित, अपने जीते जी उचित नहीं समझा, चाहे वह भाई हो या मंदिर के महंत ही क्यों न हो। हमें अपने गांव के इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था।
हरिहर काका बोलते हैं कि मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा जो जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी या जो उनका देखभाल करने वाला था उनको लिख देने के बाद उनकी ज़िंदगी खराब हो गई, यानी उनका आदर सत्कार सेवा भाव लोग नहीं किए, उनको छोड़ दिए, उन्हें उन्हें पूछने वाला कोई नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत। तो लेखक हरिहर काका जो है बहुत बूढ़े तो थे, अनपढ़ भी थे, लेकिन उनको इतना समझ था कि जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद किसी को नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को भी समझा दिए कि मर जाऊंगा तो तुम्हारी ही चीज़ है, तुम्हें ही मिल जाएगी, लेकिन मैं जीते जी तुम लोगों को ज़मीन नहीं दूंगा, और मरने के बाद तो लिखवाने की क्या ज़रूरत है, ये तो अपने आप ही आपके लोगों की हो जाएगी। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बैय कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारी में राज करोगे। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। अब गांव के महंत जी लोग भी इस लालच में आ गए कि किसी तरह मतलब उनको बहला फुसला कर लेट ना हो कि उनकी मन जो है बदल जाए, इसलिए महंत जी लोग ये सोचते हैं कि इस काम में देर किस बात की, और हरिहर लिख डालो, हरिहर अपनी ज़मीन जो है ठाकुर जी के नाम जल्दी से अपनी वसीयत कर दो, ठाकुर जी के नाम करोगे तो तुम राज रजोगे और आत्मा जो तुम्हारी मरोगे तो वो स्वर्ग जाएगी, स्वर्ग देवलोक को प्राप्त करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, तुम्हारे लिए स्वर्ग से विमान आएगा। ये सब बातें उनको ठाकुर बाड़ी के महंत जी कह कर बहला फुसला कर जमीन जो है ठाकुर बाड़ी के नाम कर कहने लगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना। हरिहर काका महंत जी लोगों की बात सुनने के बाद हाँ न हाँ में जवाब देते और न ना ही कहते। जल में फंसी ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते, क्योंकि भाई के परिवार में जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वो महंत जी की कृपा से ही थी। हरिहर काका नहीं कहना चाहते रहे, क्योंकि सोचते थे कि जो आज आओ भगत स्वागत परिवार में मेरा हो रहा है वो ठाकुर बाड़ी के महंत जी के कारण हो रहा है, क्योंकि जब घर से परिवार से नाराज होके गए थे तो वहाँ इतना आओ भगत में उनका हुआ था, वही देखकर परिवार वाले में उनकी कर रहे हैं, तो उसका सारा श्रेय महंत जी को देते थे, इसलिए उनको निराश नहीं करना चाहते थे, महंत जी को वो ना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं थी वो उन्हीं के कारण थी, ऐसा वो मानते थे कि उन्हीं की कृपा है। हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हुए। वो निश्चय कर लिया था हरिहर काका ने कि दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई हमें बहलाए फुसलाए और हमको बोले, लेकिन मैं ये ठान लिया हूँ कि अपनी ज़मीन जीते ज़िंदगी मैं किसी को नहीं लिखूंगा, किसी के नाम नहीं करूँगा। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। समय बीतता जा रहा था और हरिहर काका तैयार नहीं हो रहे थे, तो ठाकुर बाड़ी के महंत जी लोग क्या सोचते थे कि जो चिड़िया फंसी थी जाल में वो जो है निकल गई, अब हमको ज़मीन नहीं लिखेंगे। यह बात जो है सोच सोच के बहुत महंत जी दुखी हो रहे थे, इसको सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, लेकिन दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी ये सोचते हैं कि हरिहर जो है दुविधा में पड़ गया है कि भाई को लिखें या ठाकुर बाड़ी को लिखें, इस दुविधा में हाँ नहीं कह रहा है।
तो इसके लिए एक ही उपाय है कि हरिहर को का अपहरण कर लिया जाए, हरिहर काका का, और उनको अपने ठाकुर बाड़ी में ले आकर के जो है उनसे लिखवाने के, जबरदस्ती उनको से जो है अपना लिखवा लिया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या अगर ठाकुर बाड़ी में हम लोग पकड़ के लाएंगे और जबरदस्ती उनसे कहेंगे तो वो राजी हो जाएंगे। महन जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही कर रहे थे। हरिहर के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। महन जी लड़ाकू दबंग प्रकृति के थे, लेकिन वो जो है इस योजना को जो प्लान किए थे हैं कि ये योजना बनाए थे कि ठाकुर बाड़ी में महंत को उठा लाएंगे अपहरण करके, ये सब जो प्लान था, योजना बनाए थे, वो लोग उस कार्य में अंजाम देने के लिए जी जान से जुट गए और इसको गोपनीय रखा कि किसी को पता न चले। हरिहर काका के भाइयों को तक को इसकी भनक नहीं थी कि साधु महंत जो है ठाकुर बाड़ी के हरिहर काका को उठाने की योजना बना रहे हैं। बात अभी हाल की है। आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पचधर भाला गणासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। कुछ दिनों के बाद आधी रात को ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर साथी लोग भाला गड़ासा बंदूक ये सब से लैस और इनके घर में हरिहर काका के दालान पर आ धमके। और हरिहर काका के भाई सोच भी नहीं सके थे कि यह घटना, इसको ऐसा अंजाम वो देंगे, और वो हमले के लिए तैयार नहीं थे। इसके पहले कि वे जवाबी कार्यवाही करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। अभी भाई लोग सोचते कि आवाज लगाएं, कोई मदद के लिए आए, ऐसा करें, लेकिन उसके पहले ही क्या किए, उन लोग अचानक आए और उनको अपने पीठ पर लाद कर लेते गए। अभी भाई लोग सोच ही रहे थे किसी को बुलाएं, तब तक वो लेके चले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। गांव में ऐसी घटना पहली बार हुई थी और सारा गांव जाग गया था। शुभचिंतक लोग जो है उनके यहाँ पहुंच गए, जो उनके खास थे अपने, वो लोग उनके यहाँ पहुंचने, बाकी लोग अपने घर की छत से, दीवार दलान से अपना ये देख रहे थे और वहाँ का आहट लेने और बातचीत करने लगे वहाँ के उस घटना को देखकर उसके बारे में। हरिहर के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। हरिहर जो है हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे सब मैं दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सोनापन व्याप्त था। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। पहले तो हरिहर काका के भाई लोग सोचे कि ये ठाकुर बाड़ी के महंत जी का ही काम है, लेकिन जब वो ठाकुर बाड़ी आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ वैसी ही खामोशी छाई है जैसी हमेशा रहती है। और वो बाहर से देखते हैं, रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद है, तो वो सोचते हैं कि लगता है कोई डाकू उनको उठा ले गया है और वो अब ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मोटी रकम लेकर के ही ठाकुर बाड़ी में नहीं है, बाहर डाकू के पास चले गए हैं और उनको मोटी रकम लेकर ही डाकू लोग छोड़ेंगे, मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान
खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। अभी उन लोग सोच ही रहे थे, जो ठाकुर बाड़ी में गए थे ढूंढने के लिए हरिहर काका को, कि यहाँ नहीं लगता है डाकू लोग ले गए हैं। अभी ये सोच के दूसरी दिशा में दूसरी तरफ जाने के लिए सोच ही रहे थे, तभी उनको अंदर से बातचीत करने की आवाज, कई लोगों की बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। जब उनको अंदर से आवाज आई तो वो सोचे यही हो हैं। उनको उनका जो शक जो था वो सच में साबित हो गया, बदल गया। और वो ठाकुर बाड़ी का जो उनके लोग साथ में गए थे भाइयों के साथ, सभी लोग ठाकुर बाड़ी के गेट जो है फाटक खटखटाने लगे। ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। अंदर से लोग क्या करने लगे कि ईंटें पत्थर जो है फेंकने लगे। वे तितर बितर होने लगे, अपने हथियार संभाले। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पचधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रहे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। ठाकुर बाड़ी की छत से ईंटें पत्थर जब चलने लगे तो उनके साथ में जो भाइयों के साथ लोग गए थे, उनमें से एक को फायरिंग करने से नौजवान के पैर में गोली लग गई। यह देखकर जो साथी लोग और भी गए थे, वो लोग जो है उसको गोली लगते देख करके जब गिरते देखे तो सारे लोग वापस भाग गए, लौट गए। और वे तीनों भाई अकेले बचे रह गए। तो वो लोग सोचे ये कि हम तीनों भाई के बस के बात नहीं है कि हम लोग जो है तीनों लोग मिल करके इस जंग को जीत सकते हैं या ठाकुर बाड़ी से हरिहर काका को मुक्त करा सकते हैं। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। अंदर क्या चल रहा था कि ठाकुर बाड़ी के जो भीतर महंत और उनके जो सब साधु साथ वाले थे, वो लोग क्या किए कि वो सादे कागज पर जो है अनपढ़ और हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। ठाकुर बाड़ी के अंदर महंत जी और उनके सारे पुजारी साधु लोग जो है जबरदस्ती उनसे अंगूठे का निशान ले रहे थे। और ऐसी घृणित हरकतें देख करके हरिहर काका के मन में ऐसा विचार आ रहा था कि ऐसा जो है, मैं इनको इतना आदर भाव से महंत जी को देखता था, श्रद्धेय समझता था, आदर से देखता था, लेकिन अब उनको घृणा होने लगी थी और उनकी महंत जी की वो सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। और अगर दोनों की तुलना करने में उनको अपना परिवार ज़्यादा अच्छा लगने लगा और घर पहुंचने के लिए हरिहर काका बेचैन होने लगे। लेकिन उन्हें लोग पकड़े हुए थे और महंत लोग यही कह रहे थे, महंत जी, कि तुम्हारे भले के लिए सब किया गया, जो तुम धर्म संकट में पड़े थे उसके लिए हमारे लिए एक ही रास्ता था कि तुम्हारे भले के लिए सब किया गया है। अब हम लोग तुमसे जो है जोर जबरदस्ती किए हैं, लेकिन यह सब तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम
पड़े थे उससे उबारने का यही एक रास्ता है, क्योंकि अगर नहीं लाते तो तुम ना करते। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे, लेकिन इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने के लिए पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, और दूसरी ओर हरिहर काका के भाई लोग क्या किए, पुलिस को लेके आए, जो उसके साथ एक दरोगा था और पुलिस के 8 जवान थे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पे आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी दस्तक नहीं दिया, किसी की भी कोई आवाज नहीं थी आई। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी को चारों तरफ से घेरा डालना शुरू कर दिया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहा है। ठाकुर बाड़ी इतनी बड़ी थी कि पुलिस इंचार्ज, उसके अलावा 7 जवान थे, 7-8 जवान थे। वो जवान जो है, इतनी बड़ी ठाकुर बाड़ी विशालकाय थी, इतनी बड़ी उनका उस ठाकुर बाड़ी का घेरा था कि उसे घेरने में असमर्थ थे। फिर भी जितना संभव हो सका उसे घेरा डाल दिया और मोर्चा संभालकर सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु रंगे हाथ पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था। वो लोग सोचे थे कि अगर ऐसा होगा, तो भाइयों ने सोचा था कि ठाकुर बाड़ी पहुंचने पर क्या होगा कि भीतर से हमले होंगे, साधु रंगे हाथ पकड़े जाएंगे अगर हमला करेंगे इधर तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद वो लोग समझ गए थे कि उन लोग पुलिस लेकर आए हैं, उन्होंने शायद देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह कर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। सुबह होने में भी टाइम था। बार बार पुलिस वाले यही कह रहे थे कि बाहर आ जाओ और आत्मसमर्पण कर लो। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बाहर खड़े पुलिस लोग हवाई फायरिंग कर रहे थे, बाहर से आवाज लगा रहे थे कि आके अभी से भी आत्मसमर्पण अपना कर लो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो बच्चों, आज हम लोग कहानी इतना ही पढ़ते हैं, और आगे की कहानी का अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।